वेलकम स्टूडेंट। मैं उटांडे सर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो ट्रांसफार्मर विथ वाइंडिंग रेजिस्टेंस ओनली रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लगाया जाता है और उन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं, किस टाइप की रेजिस्टिविटी होती है, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के कारण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। तो इन चीजों को दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके कारण ट्रांसफार्मर में क्या रजिस्टिविटी पैदा होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है तो प्रत्येक वाइंडिंग का स्वयं का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्रिएट होती है दोस्तों। तो यही रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है उसका रेजिस्टेंस और उसी रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अर्थात कि रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यदि इंक्रीज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है सभी को? अर्थात हमें रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। क्लियर है? अब ये एक ट्रांसफार्मर है जिसे हम कहेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर, मतलब कंस्ट्रक्शन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेकेंड है सेल टाइप ट्रांसफार्मर और थर्ड है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये तीन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, इसे कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर है? इस साइड वाली, राइट साइड वाली होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कोर है दोस्तों और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में V1 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है, एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है इसे, तो यहाँ पर I1 करंट फ्लो होती है। तो इस वाइंडिंग का स्वयं का अपना एक रेजिस्टेंस होगा और इसी रेजिस्टेंस के कारण यह ड्रॉप होगा दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर विथ वाइंडिंग रेजिस्टेंस ओनली जब इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। अब मानकर चलिए ये R1 एक रेजिस्टेंस है और इस R1 रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग लगा हुआ है, कोर पर लपेटा हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर है और यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो E1 वोल्टेज उत्पन्न होगा दोस्तों। अब इसी में फ्लक्स लिंक होगा। तो फैराडे के अन्योन प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग जो है V2, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने लोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है? जब इसे लोड से कनेक्टेड किया जाता है तो ये प्राइमरी साइड में सप्लाई देने पर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है और यह वोल्टेज जो उत्पन्न होगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा। तो मानकर चलिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 200 वोल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर 200 वोल्ट अप्लाई किया जिसमें से 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में यहाँ पर कितना मिलेगा, 180 वोल्ट उत्पन्न हुआ दोस्तों। क्लियर है? 180 वोल्ट प्राइमरी में। अब यही 180 वोल्ट यहाँ पर हुआ सेकेंडरी में, हम देखेंगे तो यहाँ पर 200 वोल्ट अप्लाई, मतलब कि 200 वोल्ट उत्पन्न हुआ इसमें। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी 20 वोल्ट ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी साइड में हमको मिलेगा 180 वोल्ट। क्लियर है? नॉर्मल है, हमने यहाँ पर 200 वोल्ट दिया और यहाँ पर भी 200 वोल्ट लिया सेकेंडरी में। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दोनों में बराबर है, प्राइमरी में भी नंबर ऑफ टर्न बराबर है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बराबर है। तो सेकेंडरी में भी वोल्टेज 200 वोल्ट उत्पन्न हुआ दोस्तों। अब इसी 200 वोल्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर जब चेक किया तो एक रेजिस्टेंस मिला और यही रेजिस्टेंस जो कनेक्ट हुआ है R2 का मान ये 20 वोल्ट का है। मतलब 20 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है दोस्तों ये। तो ये R2 20 वोल्ट ड्रॉप करने के कारण आपको यहाँ पर -20 करेंगे तो 180 वोल्ट आपको भी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज प्राप्त होगा। अब इतनी चीज हमने क्लियर कर लिया दोस्तों। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये इसका रिलेशन जो है वो क्या होगा।
तो रिलेशन में हम जब देखें तो आउटपुट में हमें जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, यह वोल्टेज 200 वोल्ट से कम प्राप्त हो रहा है, 20 वोल्ट कम हो रहा है, अर्थात कि 180 वोल्ट प्राप्त हो रहा है हमें। तो ये जो 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ये किसमें हुआ? R2 रेजिस्टेंस में। तो R2 रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ। तो इसी को यदि हम ऐसा तरीके लिखे, वेक्टर डिफरेंस इसका देखें तो E1 इज इक्वल टू V1 माइनस I1 इंटू R1। क्लियर है? इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू E2, अर्थात ये जो V2 है वो E2 के बराबर ही होगा दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ पर V2 E2 के बराबर होगा, मतलब इनको दोनों को एक ही सेम फेज में हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो है, ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया। और ये हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड उत्पन्न वोल्टेज। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, ये प्राइमरी का है, अर्थात कि इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों। कैसा लिखेंगे इसे? चलिए इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न जो वोल्टेज है, अर्थात कि ये जो V2 का मान है दोस्तों, और ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज। तो जब V1 हम अप्लाई करते हैं तो E1 सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ, और ये वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ दोस्तों। तो इसमें भी वही चीज लिखेंगे, P इक्वल क्या होता है दोस्तों? V इंटू आई। तो इसको पावर को V इंटू आई वाले फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा V, इसके मतलब कि ये जो सप्लाई वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज इसके माइनस में हो जाएगा, I1 इंटू R1 हो जाएगा दोस्तों। V2 भी वैसे ही हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस I2 इंटू R2 हो जाएगा। तब V2 का मान निकलेगा, मतलब कि सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज का मान कैसे निकलेगा? E2 मतलब कि जितना इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना हो रहा है? 200 वोल्ट। और यहाँ पर I2 और R2 इसमें मान जब निकालेंगे तो ये R2 का मान यहाँ पर 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तब कैलकुलेशन करेंगे तो ये V2 का मान निकलेगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर V1 इज इक्वल टू, ये तो प्राइमरी वोल्टेज के लिए हुआ, तो यहाँ पर V1 का मान निकलेगा E1 प्लस I1 R1, क्योंकि ये इसके फेज में होता है इसलिए यहाँ पर एड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर E1 का मान यहाँ पर रख दिया दोस्तों। ठीक है? तो ये जो E1 का मान है, यहाँ पर हमने वैल्यू को रख दिया, तब इतना मान V1 का मान हमें प्राप्त हुआ, E1 प्लस I1 इंटू R1। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में जब रेजिस्टेंस प्योर रजिस्टिव हो, जब रेजिस्टेंस प्योर रजिस्टिव हो तब की सिचुएशन में क्या होगा? तो दोस्तों जब जो लोड है, लोड रेजिस्टेंस प्योर रजिस्टिव हो, अर्थात कि प्योर रजिस्टिव, इसे हम नॉन इंडक्टिव भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नॉन इंडक्टिव का मतलब ही होता है प्योर रजिस्टिव। तो जब लोड प्योर रजिस्टिव हो, मतलब कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हो लोड की, तब के सिचुएशन में इसका फेजर डायग्राम इस टाइप से बनेगा। और इसके फेजर डायग्राम में हमें एक चीज देखने मिलती है दोस्तों, कि ये जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम में यहाँ पर E1 और V2 ये दोनों सेम फेज में मिलते हैं। E1 और V2 यहाँ पर दोनों सेम फेज में प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो जब E1 और E2 दोनों सेम फेज में हमें प्राप्त होते हैं, तब की सिचुएशन में हम देखेंगे तो यहाँ पर लोड का मान हमें I2 डैश और माइनस E1 ये दोनों एक फेज में मिलेंगे, मतलब एक फेज में होंगे, ये दोनों एक ही सीध लाइन में होंगे। मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है दोस्तों, और ये जो रिजल्टेंट आई नॉट करंट है, मतलब कि वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच का जो रिजल्टेंट मान होता है, यह इन दोनों के बीच का एंगल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर V2 और E1 जो है दोस्तों, इसका रिजल्टेंट मान कितना प्राप्त होगा? I2 इंटू R2 हो जाएगा उस फार्मूले के अनुसार। तो इस फार्मूले के अनुसार इतना आपको प्राप्त होगा दोस्तों। I2 डैश ये प्राइमरी में वर्किंग करंट है, ठीक है। I1 इनपुट करंट होती है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, और I2 डैश जो है ये फ्लक्स सेटअप करती है, I2 डैश फ्लक्स सेटअप करती है। तो फ्लक्स की वर्किंग करंट है दोस्तों, ये वर्किंग करंट, फ्लक्स सेटअप करने के समय की वर्किंग करंट है। क्लियर है?
तो इसे आई नॉट से भी टोटल शो करते हैं हम। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा वो आई वन इंटू आर वन हो जाएगा, क्योंकि आई टू डेस और माइनस ई वन हो जाता है। ये फार्मूला किस फार्मूला से बेस्ड है दोस्तों? तो यहाँ पर हमको समझ में मिल जाएगा कि जो ई वन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा था, चलिए इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमने जो फार्मूला लिखा था कि ई वन इज इक्वल टू वी वन माइनस आई वन इंटू आर वन। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को देखेंगे। दूसरा है वी टू इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू इंटू आर टू। ये वेक्टर डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, क्लियर है। और एक है ई वन प्लस वी वन का मान कितना है, ई वन प्लस आई वन आर वन। ये तीन इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को यहाँ पर हम इसमें प्योर रजिस्टिव लोड में देखेंगे। तो ई वन इज इक्वल टू वी वन माइनस आई वन आर वन। तो यहाँ पर ही हमें देखने मिल जाएगा वी टू और ई वन का मान। तो वी टू और ई वन का जो मान निकलेगा दोस्तों, ये रिजल्टेंट आई टू आर टू होगा। तो ये आई टू आर टू यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वी टू इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू। तो ये यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों। तो ये वेक्टर डिफरेंस प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो रहा है ये निकाल रहे हैं हम वेक्टर डिफरेंस, इसे कहते हैं वेक्टर डिफरेंस। क्लियर है सभी को? इसे ही क्या कहेंगे हम, वेक्टर डिफरेंस। क्लियर है। जब हम देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस इंडक्टिव लोड हो, अर्थात कि ट्रांसफार्मर में जब इंडक्टिव लोड प्राप्त होता है तब के समय में यहाँ पर V2 और E2 के बीच का जो रिजल्टेंट मान हो जाएगा वो I2 इंटू R2 प्राप्त होगा। और रेफरेंस लाइन में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट इसके 90 डिग्री में होगा माइनस E1 के। तो माइनस E1 जो है मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच में दोस्तों 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको प्राप्त होगा। यदि रिजल्टेंट में देखें तो ये I1 का जो मान निकलेगा, ये जो I1 का मान है I2 डेज का, ये मान हो जाएगा दोस्तों I2 डेज। और I2 डेज के रेफरेंस में प्राप्त होगा I2 डेज, और ये हो जाएगा I नॉट। तो I2 डेज और I नॉट के बीच का जो रेफरेंस लाइन जो करंट होगी वो I1 से प्राप्त होगी हमें, मतलब कि उसकी रिजल्टेंट करंट है। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस प्राप्त होगा, फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस यहाँ पर हमें V2 और I2 के बीच में रिजल्टेंट I2 इंटू R2 प्राप्त होगा दोस्तों। तो जब इंडक्टिव लोड हो तब की सिचुएशन में इस टाइप से आपको फेजर डायग्राम प्राप्त होगा। थर्ड है जब प्योर रजिस्टिव लोड हो। क्लियर है, जब प्योर रजिस्टिव हो, प्योर कैपेसिटिव हो, तो प्योर रजिस्टिव लोड हमने देख लिया। अब प्योर कैपेसिटिव लोड होगा तब की सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? लोड जब कैपेसिटिव लोड होता है ट्रांसफार्मर में लोड ट्रांसफार्मर में लोड कैपेसिटिव हो तब, अर्थात कि कैपेसिटिव कैपेसिटर कनेक्ट हो तब की सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? चलिए, यहाँ पर हमें देखने मिलता है ये जो I2 करंट है, I2 डेस, और यहाँ पर हो जाएगा ये I2 करंट, ये दोनों एक सीध में होंगे क्योंकि इसी का रिजल्टेंट मान है। मैग्नेटाइजिंग करंट और I2 डेस जो करंट है दोस्तों, I नॉट करंट और I2 डेस करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस प्राप्त होगा। तो वैसे ही I1 और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच का जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। और इन दोनों का वेक्टर सम मिलेगा आपको V1 माइनस E1 के बीच का वेक्टर सम, अर्थात कि फेज डिफरेंस I1 इंटू R1 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव लोड के लिए है। यहाँ पर जब V2 और E2 के बीच का जब फेज डिफरेंस हम देखेंगे तो V2 और E2 के बीच का फेज डिफरेंस दोस्तों हमें प्राप्त होगा, और V2 और E2 का फेज डिफरेंस हमें प्राप्त होगा I2 R2 के फॉर्म में, I2 R2 के फॉर्म में। तो ये I2 और R2 के फॉर्म में V2 और E2 के बीच का हमें फेज डिफरेंस प्राप्त होगा। रेफरेंस लाइन यही होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये है नो लोड करंट, नो लोड करंट,
और ये नो लोड करेंट आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई म्यू प्लस आई ओमेगा। ये वर्किंग करंट इज कॉल्ड वर्किंग करंट ट्रांसफार्मर की, वर्किंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट, फ्लक्स सेटअप करता है मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। क्लियर है दोस्तों। आई नॉट दिस इज कॉल्ड नो लोड करंट। तो ये जो फेस एंगल बनेगा अर्थात फेस डिफरेंस जो पैदा होगा हमें, तो यहाँ पर जो फेस डिफरेंस पैदा होगा दोस्तों, यही फेस डिफरेंस को हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस लोड में ज्ञात करेंगे। तो फेज डिफरेंस जो है कैपेसिटी लोड का इस फेजर डायग्राम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसा जैसा लोड होगा वैसा फेजर डायग्राम यहाँ पर प्राप्त होगा हमें। जब ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं तो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमें एक चीज ये प्राप्त होती है दोस्तों कि इसमें कैलकुलेशन जब करते हैं तो इजी करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को एक ही वाइंडिंग में शिफ्ट कर लेते हैं। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस को ट्रांसफार्मर के एक ही वाइंडिंग में शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से कैलकुलेशन करने में आसानी चले जाती है, मतलब कि आसानी होती है। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो कैलकुलेशन के समय में इसे इजी करने के लिए रेजिस्टेंस को एक ही वाइंडिंग में शिफ्ट कर देते हैं, अर्थात कि एक ही वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे इसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस R1 को R2 में शिफ्ट करेंगे तब क्या होता है, R1 को R2 में शिफ्ट करेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट सभी को, क्लियर है। R1 और R2 में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस R1 को R2 में शिफ्ट करते हैं, मतलब एक ही वाइंडिंग में शिफ्ट करते हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई यूज करते हैं, अर्थात कि हम यहाँ पर गुणात्मक मान लेंगे। जैसे R L और C है, तीनों है, तो ये के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे के स्क्वायर से गुणा करेंगे। क्लियर है सभी को। R L और C यदि तीनों को हम शिफ्ट करें एक ही वाइंडिंग में तो यहाँ पर R इसे के स्क्वायर से गुणा करेंगे, के स्क्वायर से क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे दोस्तों। ये क्लियर है सभी को। उसके बाद जब R2 को R1 में शिफ्ट करते हैं तो भाग देते हैं। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब R1 को R2 से शिफ्ट करेंगे तो गुणा करेंगे, ठीक है। और जब R2 को R1 में शिफ्ट करते हैं तो भाग देते हैं। क्लियर है सभी को। जब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे हम, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसका जो रिएक्टेंस है और इम्पिडेंस है, तो रिएक्टेंस इम्पिडेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, इसमें रिएक्टेंस और इम्पिडेंस के लिए भी भाग दिया जाता है। तो R2 का मान जब निकालेंगे तो R1 अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो भाग देना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। तो के स्क्वायर से इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम R1 को R2 में शिफ्ट करते हैं तो के स्क्वायर से गुणा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो किस टाइप से गुणा करेंगे हम, ये गुणा करने का तरीका यहाँ पर हम इसमें समझेंगे दोस्तों। चलिए क्लियर करें। जब R1 को R2 में शिफ्ट करते हैं तो के स्क्वायर से गुणा करते हैं। तो ये जो R1 है प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, सेकेंडरी वाइंडिंग में हम इसको शिफ्ट करते हैं, किसी एक वाइंडिंग में शिफ्ट करेंगे तो R1 को हम इधर R2 में, ये R1 जो डेस है इसको शिफ्ट करेंगे तो गुणा किससे करेंगे हम, यही के स्क्वायर से गुणा करेंगे R1 के साथ, क्योंकि ये जो R1 है ये R1 डेस हो जाएगा सेकेंडरी साइड में। क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, हम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात कि गुणा कर देंगे। जब के स्क्वायर से इसे गुणा करेंगे तभी यहाँ पर मान हमें प्राप्त होगा। तो जब भी याद रखिए, ये तो बहुत अंदर का डीप पॉइंट है, R1 को R2 से में शिफ्ट करते हैं तो इसे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। इसका जो फार्मूला है R2 डेज का, ये फार्मूला हो जाता है R2 अपान के स्क्वायर। और इसी को जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 डेज इज इक्वल टू R1 इंटू के स्क्वायर। तो ये जो R2 है हमने इसको इधर शिफ्ट किए, तो ये R1 को इधर शिफ्ट किए, R1 को R2 में शिफ्ट किए, तब हम यहाँ पर इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे। मानकर चलिए इसका मान 10 है R1 का, और ये के स्क्वायर को हमने इसका मान रख दिए, जैसे इसका मान चलो 5 है,
तो 5 का स्क्वायर होगा, के का मान समझो 5 है, के का मान हमने यहाँ रखे 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 10 × 25, तो 250 वोल्ट